चलिए, तो अभी फिर से ये क्लोज टेस्ट है, उसका अगला सेशन लेके आए हैं। आप देखिए कि ये क्लोज टेस्ट में, हालांकि क्लोज टेस्ट आपको ज़्यादा टफ नहीं दिया जा रहा है, क्लोज टेस्ट आसान दिया जा रहा है। और इस क्लोज टेस्ट के माध्यम से हम पूरा ग्रामर, पूरा ए से लेके जेड तक पूरा ग्रामर का हम रूल देखेंगे कि आखिर क्यों हुआ और क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक, हम बार बार आपको यही चीज़ बोलेंगे कि आपका समय बहुत कीमती है, और आप इस वीडियो को देखिए जब आपको लगता है कि हाँ बेनिफिशियल है, हैं? और नहीं तो फिर क्या कीजिए कि आप इस वीडियो को स्किप कीजिए, क्योंकि मेरे से लाख गुना अच्छा पढ़ाने वाले यूट्यूब पे हैं? तो आप इसको देखिए, थोड़ा सा देखिए, है ना? जहाँ तक देखिए, मतलब 10 मिनट तक देखिए, 5 मिनट 10 मिनट एक बार देखना ही तो है। उसके बाद अगर अच्छा लगता है तो रेगुलर आप रहिए, और नहीं तो स्किप करके कोई दूसरे को और वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी आपका है, सरकारी नौकरी लेना आपको, तो हम आपके भविष्य के साथ खेलना मेरा काम नहीं है, हैं? हम कैसे कहते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप हम मेरा ही वाला देखिए, हो सके ना पसंद आए, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लोज पैसेज। कैसे हम ऑप्शन छाटेंगे और कैसे हम डील करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ड को पहचानना सीखेंगे, आखिर कौन हुआ और क्यों नहीं हुआ, ये भी पहचानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बफर स्टॉक रेफर्स टू, सबसे पहले ये जानना है कि ये जो रेफर है इसके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। रेफर के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है, रेफर प्लस टू, ये याद रखना है। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर टू आया है तो टू के भी बारे में जानेंगे। अगर टू है तो टू के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है? वर्ब का पहला फॉर्म होता है, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक, लेकिन ये जो टू है वो कभी कभी आपको आईएनजी मिलेगा इसके बाद में, लेकिन कब? जब वो जो है वो वर्ब के साथ टू लगल रहेगा तब आईएनजी लग जाएगा, एडजेक्टिव के साथ टू लगल रहेगा तब आईएनजी लग जाएगा, और कोई इडियम फ्रेज के साथ अगर टू लगल रह गया तब वो आईएनजी होगा। हम क्या क्या बोले? वर्ब, एडजेक्टिव और इडियम फ्रेज, ये तीनों के साथ अगर टू लगा हुआ है तो आईएनजी होगा, लेकिन ऐसे ही अगर ये तीनों के साथ नहीं है तब टू के बाद क्या होगा? वर्ब का पहला फॉर्म होगा। अगर, अच्छा, कल हम एक वीडियो डाले थे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उसमें, कि जो आज का काम है उसमें हम बोल दिए थे वर्ब टू। ऐसा नहीं है, आज के पहले का काम वर्ब टू, और जो काम आज हुआ है उसमें हैव प्लस वर्ब थ्री। ठीक है, वो जैसे दो तीन बार जब बोले ना, तो एक बार जैसे दो तीन बार सही बोले कि आज के पहले वाला काम में वर्ब टू लगता है और आज वाला काम में हैव प्लस वर्ब थ्री लगता है, यही तीन चीज बोले तो एक बार पलट गया। क्या करे, इंसान है, अब गलती हो गया, क्षमा चाहते हैं, माफ कीजिएगा इसके लिए। तो रेफर प्लस टू होता है हमेशा। ठीक, और टू प्लस वर्ब वन आता है, यहां तक समझ गए। लेकिन टू वर्ब के साथ, टू एडजेक्टिव के साथ, टू इडियम फ्रेज के साथ नहीं होना चाहिए। अगर वो रहेगा तो वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे, और चौथा फॉर्म होता है आई एन जी। ठीक, आगे बढ़े। तो अब समझ में आ गया कि बफर स्टॉक रेफर्स, बफर स्टॉक संदर्भित करता है, रेफर्स करता है। बफर स्टॉक क्या करता है? संदर्भित। ये हमारा बफर स्टॉक जो वो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और रेफर के साथ टू आता है। ए हमारा है आर्टिकल, ए क्या है? आर्टिकल। एक होता है ए, एक होता है एन, और एक होता है द। अगर इसके बाद कोई आएगा ना तो वो नाउन ही आएगा, तो हमको नाउन छांटना है चारों में से कि नाउन कौन है, अगर जानेंगे तब। अगर दो को वर्ड है ना तो इसका मतलब कि पहला नाउन है और दूसरा, सॉरी, पहला एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है। अगर तीन गो वर्ड है तो इसका मतलब कि पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। ठीक, हम क्या बोले कि अगर आर्टिकल आ गया, द को डिटर्मिनर भी कहते हैं। ठीक, ए एंड द। ठीक, अगर ये ए एंड द है, उसके बाद अगर एक वर्ड है तो वो नाउन है, तो हमको ए के बाद एक ही वर्ड है तो हमको नाउन ढूंढना है कि नाउन है कौन। अगर हम नाउन पहचान ले तब तो भर सकते हैं। अगर दो वर्ड है तो पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है। अगर तीन वर्ड है तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है। अगर चार वर्ड रहे तो चौथा का कोई काउंट नहीं किया जाता है ना, लास्ट वाले का कोई काउंट नहीं करते। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आगे आप नोट्स में चाहे तो लिख तो सकते हैं। तो बफर स्टॉक सब्जेक्ट हुआ, ये रेफर्स हमारा क्या है? तो वर्ब है टू। अब ये रेफर्स, रेफर्स क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। क्या होता है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। कैसे? अगर हम लिखे राम तो इसके साथ होगा इज। अगर लिखे राम एंड श्याम तब हो जाएगा आर, तब हो जाएगा आर। कैसे? ये राम सिंगुलर था तो सिंगुलर का प्रयोग, राम एंड श्याम दो होगी, प्लूरल हो गया, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अगर पहचानने में कभी तकलीफ हो, अगर पहचानने में तकलीफ हो तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इज
आर, वर, वाज, हैव, हैज, ये सब में कौन सिंगुलर है कैसे पहचानेंगे? पहचानना वो तो ऐसे, बचपन में हम क्या पढ़ते थे? हम लोग बचपन में पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो अभी पढ़ो एस फॉर शकरकंद, नहीं, एस फॉर सिंगुलर, तो एस फॉर सिंगुलर, तो जिसमें जिसमें एस है वो क्या है? सिंगुलर है। हो गया? तो देखिए एस है, ऐसे ऐसे सिंगुलर है, बाकी जो छूट गया क्या है? प्लूरल। बाकी एम तो लेंगे नहीं, एम क्योंकि एक ही साथ आई है वो भी सिंगुलर। चलिए, बाकी हेड सबके साथ है, तो ये समझ में आ गया होगा, तब सिंगुलर प्लूरल पहचानना। और नहीं तो ऐसे नाउन में एस लगता है तो वो बनता है प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब में एस लगता है तो वो बन जाता है सिंगुलर। अगर नाउन के साथ हम लगा दिए एस तो ये बन जाएगा सिंगुलर। अगर वर्ब के साथ हम लगा दिए एस, सॉरी, नाउन के साथ अगर हम लगा दिए एस तो ये बन जाएगा प्लूरल। अगर वर्ब के साथ लगा दिए एस तो ये बन जाएगा सिंगुलर। ठीक, याद रखिएगा ये बात। मतलब कुल मिला के दोनों में से एक प्लूरल होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। या तो ये प्लूरल होगा, या तो इसमें एस रहेगा, नहीं तो दूसरा का में एस रहेगा, या तो नाउन में एस या तो वर्ब में एस, ऐसे याद रख सकते हो। दोनों में से कहीं ना कहीं एक एस रहेगा, चाहे वर्ब हो चाहे नाउन हो। आगे तो हम क्या बोले कि बफर स्टॉक रेफर्स करता है टू अ, क्या रेफर करता है? ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है कोई वस्तु। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? वस्तु। कोई वस्तु को रेफर करता है। अब देखते हैं क्या है। दैट इज यूज टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है ऊपर नीचे होना। ऑफसेट का मतलब होता है बदल जाना। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? बदलना। तो ऑफसेट मतलब बदलना, किसका बदलना? प्राइस का। फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे बदलते रहता है, तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। अब समझ में नहीं आ रहा कि भरे क्या, तो बफर स्टॉक रेफर्स टू, बफर स्टॉक ये हमें संदर्भित करता है टू अ। अब हमको ए के बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अब नाउन क्या है? ये आई ओ एन इंडिंग वर्ड और आई टी वाई इंडिंग वर्ड नाउन होता है। अब ये नाउन है, क्या ये भी नाउन है? हाँ नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। अब समझ में नहीं आया कि साला ये नाउन है तो फिर करे क्या? सबका सब तो आप लोग को लग रहा है कि साला रिजर्व्ड है, तो इसका मतलब ईडी लगा लेंगे तो वर्ब टू है, नहीं। यहाँ का मतलब जो मीनिंग होगा वो सब का सब नाउन है। आप तो फंस जाएंगे यहाँ। अगर हम केवल बता दिए कि ए के बाद आर्टिकल के बाद नाउन लगाना, आप तो फंस जाएंगे। आप तो फंस गए। तो अब यहाँ ऑप्शन छाटना कि सबका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? आरक्षण, जो महिलाओं को या फिर हम लोगों को मिलता है। ठीक, तो बफर स्टॉक रेफर्स टू, बफर स्टॉक संदर्भित करता है टू अ रिजर्वेशन टू अ कमोडिटी। वस्तु के आरक्षण, वस्तु का आरक्षण कहां से मिलेगा? हो वस्तु का आरक्षण तो मिलेगा नहीं। दैट इज यूज टू ऑफसेट प्राइस की फ्लक्चुएट होते रहता है। अब ऑप्शन ये रिजर्व्ड और यहां है रिजर्व्स। ठीक, ये रिजर्व्ड का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता हो, आरक्षित जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आरक्षित, या फिर कम बोलने वाला। कम बोलने वाला। ठीक, आप लिख लीजिएगा, कम बोलने वाला, आरक्षित या कम बोलने वाला। तो अब है रिजर्व्स। तो रिजर्व्स में क्या होता है? ये रिजर्व्स जो है ना, अगर ये रिजर्व्स वर्ड यूज हुआ तो इसका मतलब है बैंक में जो हम लोग तरल संपत्ति जो जमा करते हैं, लिक्विड एसेट जिसको बोलते हैं तरल संपत्ति, उसको बोलते हैं रिजर्व्स। तो यहां तो उसका है नहीं कुछ, यहां उसका बात नहीं है, वहां बफर स्टॉक का बात है। यानी ये कह रहा है कि बफर स्टॉक हमें संदर्भित करता है कि आगे जो वस्तुएं हैं दैट इज यूज टू ऑफसेट प्राइस, जो हमेशा क्या हुआ करता है? फ्लक्चुएट हुआ करता है, उसे भविष्य में क्या कर देना चाहिए? बचाना। यहां बोल रहा है कि आगे के लिए हमें बचा करके रखना चाहिए, और ऐसा का मीनिंग, भविष्य के लिए बचा के रखने का मीनिंग होता है रिजर्व। इसका मीनिंग क्या बोले? तरल संपत्ति जो बैंक में जमा करते हैं। इसका क्या बोले? जो बहुत कम बोलता हो या फिर आरक्षित। इसका क्या बोले? रिजर्वेशन, आरक्षण। नहीं बोलते हैं ट्रेन का टिकट आरक्षण करा देना, तो ट्रेन का रिजर्वेशन करा देना, एक सीट, मतलब आरक्षण करा देना, ऐसा रिजर्वेशन, रिजर्व हो गया। तो रिजर्व हो गया, यहाँ रिजर्व जो होगा वो होगा रिजर्व ऑफ कमोडिटी दैट इज यूज टू ऑफसेट प्राइस। तो ये हो जाएगा भविष्य के लिए बचा करके रखना। आगे बढ़े, तो बफर स्टॉक रेफर्स टू अ रिजर्व, रेफर्स टू अ रिजर्व ऑफ अ कमोडिटी, वस्तुओं को बना के रखने का कमोडिटी को क्या करता है? संदर्भित करता है, जो इज यूज्ड टू। अब यूज्ड टू क्या है? यूज्ड टू एक मॉडल के जैसा भी काम करता है। ठीक, अगर यूज टू है तब तो ठीक है, आगे लग जाएगा वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर इसके साथ कोई वर्ब दिया हुआ है, जैसे आई एम यू, ही इज यूज्ड टू, ही इज, अगर अगर यहां पर वर्ब का यूज कर देते हैं तो आगे वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है।
अगर ऐसे ही यूज टू है तब तो एक लगा देंगे, लेकिन अगर यूज टू के पहले अगर कोई वर्ब यूज हुआ है तो उसके बाद क्या लगा देंगे, वर्ब का चौथा फॉर्म। कोई भी, जैसे अकस्टम टू, प्रोन टू, कल भी बताए थे, प्रोन टू, तो ये वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, लेकिन कब, जब इधर वर्ब का प्रयोग हो, इज, एम, आर या फिर कोई वर्ब। ठीक, ऐसा होता है। तो पहला समझ में आ गया होगा। अब मिटा देते हैं, आप हिंदी लिख ही लिए होंगे। तो ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एंड अनफोर्सिन इमरजेंसीज, अनफोर्सिन मतलब जो कभी ऐसा हुआ नहीं, अनफोर्सिन मतलब जो कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसा इमरजेंसी कभी नहीं हुआ है, तो एंड अनफोर्सिन। अब एक मिनट, हम बोले एंड, आंसर तो यही होगा एंड, लेकिन फिर अल्सो क्यों नहीं? अल्सो यहाँ क्या है, फ्लक्चुएशंस। अल्सो का कहानी, अल्सो जो है ना वो अपने आप में एडवर्ब है। अल्सो क्या है, एडवर्ब। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। ठीक, या यहां सब्जेक्ट या फिर मेन वर्ब, इसके बीच में अल्सो आएगा, या फिर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब यहां अल्सो आएगा और उसके बाद लिंकिंग वर्ब आएगा। लिंकिंग वर्ब कौन कौन, इज, एम, आर, वाज, मतलब जितना भी है ये लिंकिंग वर्ब है। और नहीं तो एक अल्सो सेंटेंस के पहले आएगा, कोई भी सेंटेंस लिखल है और उसके पहले करेंगे प्रयोग हम अल्सो, बाकी सबके बाद में करेंगे। तो अल्सो कहानी क्या है, ये एडवर्ब है, या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बीच में आता है, या सब्जेक्ट या मेन वर्ब के बीच में आता है, या लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद यहां हो जाएगा अल्सो, और अल्सो का मतलब होता है भी, या फिर कोई सेंटेंस लिखा हो तो उसके पहले आता है। तो अल्सो का कहानी समझ गए कहां कहां आता है। यहाँ ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएट होता है, और क्या होता है, अनफोर्सिन इमरजेंसी भी होता है, नहीं फ्लक्चुएट होता है एंड अनफोर्सिन, और अनफोर्सिन इमरजेंसी क्या होता है, ऐसा कभी देखा नहीं गया। बफर स्टॉक रेफर्स टू, बफर स्टॉक रेफर करता है रिजर्व और कमोडिटी, कमोडिटी मतलब वस्तुओं को संदर्भित करता है भविष्य में रखने के लिए, दैट जो इज यूज टू, यूज किया जाता है ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएट, जो ऊपर नीचे होता रहता है, एंड अनफोर्सिन इमरजेंसीज। अनफोर्सिन मतलब होता है जो कभी नहीं हुआ हो, ऐसा। आगे बढ़े, बफर स्टॉक, फिर से बफर स्टॉक है वही वाला। अब बफर स्टॉक जब यहाँ सिंगुलर, कहा बोले वर्ब में सिंगुलर एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ भी सिंगुलर पता चल गया कि बफर स्टॉक क्या है, सिंगुलर लेगा। तो बफर स्टॉक इज जनरली, इज जनरली, एल वाई एंडिंग वर्ड, अधिकतर, अधिकतर का बात बोल रहे हैं, वो एडवर्ब हुआ करता है। ठीक है, तो बफर स्टॉक इज जनरली। अब अच्छा इफ भी नहीं होगा ना, इफ क्या होता है एक बार बता देते हैं, सेकेंड वाला चल रहे हैं, हम आगे बढ़ गए थे। इफ के बाद शैल विल का तुरंत प्रयोग नहीं होगा, तुरंत शैल हो, विल हो, शुड हो, वुड हो, ये तुरंत इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक, तो इफ का प्रयोग यहां नहीं होगा। इवन का मतलब होता है, यहां तक की बोल सकते हैं इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं कि एंड अनफोर्सिन इमरजेंसी, और वो जो इमरजेंसी है अनफोर्सिन जो कभी नहीं हुआ। बफर स्टॉक इज जनरली, बफर स्टॉक क्या होता है, जनरली ये क्या किया जाता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ब लगेगा क्या, फॉर इसेंशियल कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज लाइक फूड, ग्रेन, पल्सेस, मतलब जितना भी है, फूड है, ग्रेन है, पल्सेस है, ये सभी के लिए हम लोग को क्या कहता है, जनरली इसे मेंटेन किया जाता है। तो मेंटेन किसी के द्वारा किया जाता है, जब किसी के द्वारा किया जाता है इसका मतलब क्या होता है कि वो पेसिव में है, और पेसिव में होने के लिए हम कल भी बताए थे कि बी का कोई भी रूप हो, बी का कोई भी रूप हो, कौन कौन है, इज है, एम है, आर है, बी है, बीन है, बीइंग है, वाज है, वर है, 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 खुदार। अगर ये सभी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो समझ जाना है कि वो किस फॉर्म में है, वो पेसिव वॉइस में है, तो इज है। अब इज के बाद हम किसी के द्वारा मेंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वर्ब 3 चाहिए, तब तो वो सेंटेंस पेसिव में होगा। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा, मेंटेन। तो हम क्या बोले कि बफर स्टॉक इज जनरली मेंटेन्ड, बफर स्टॉक क्या मेंटेन किया जाता है फॉर इसेंशियल कमोडिटी। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, और एल एंडिंग वर्ड है, इसका मतलब ये जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक, तो फॉर इसेंशियल, ये फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। तो फॉर इसेंशियल कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज। अब ये एंड जो है, एंड एक तराजू का काम करता है, ये ठीक, एंड किसका काम करता है, तराजू का, यहाँ एंड लिखा है,
तो एंड के पहले जो वर्ब रहेगा, अगर वर्ब का 5 फॉर्म हुआ है तो वर्ब का 5वां फॉर्म भी यहाँ यूज होगा। ठीक, कैसे? एंड के पहले क्या है? कमोडिटीज, तो एंड के बाद क्या है? नेसेसिटीज, बहुत सारी वस्तुएं और जरूरतें लिख दिया है। ठीक, आगे जैसे कि कौन कौन सा वस्तु है? लाइक फूड ग्रेन्स है, पल्सेस है, etc। अनाज उनाज के बारे में कह रहा है ये कि ये सभी चीजें क्या है इसमें मेंटेन किया जाता है बफर स्टॉक में। ठीक, आगे द क्या है? डिटर्मिनर, आर्टिकल, और द आर्टिकल के बाद आने वाला एक क्या होता है? नाउन। अगर 2 आया तो एडजेक्टिव और नाउन, अगर 3 आया तो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, 4 आया तो चौथा को काउंट नहीं करना है। द कैबिनेट कमिटी, द कैबिनेट कमिटी, अब वर्ड कितना आया? 2, क्योंकि तीसरे क्योंकि चौथा में हमको तो प्रीपोजिशन भरने के लिए बोला, और 2 वस्तु तो आप अभी बता देंगे कि ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ना पहचानने का दिक्कत, ना कुछ करने का दिक्कत। द कैबिनेट कमिटी, ये जो कैबिनेट कमिटी है, कमिटी का स्पेलिंग बहुत बार पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। सी होता है ओ, डबल एम होता है, डबल टी होता है, डबल ई होता है, देख लीजिए। एक होता है आई, बस यही होता है स्पेलिंग। ठीक, एक ही चीज, सी ओ, उसके बाद एक आई मिटाना, डबल एम लिखना, डबल टी लिखना है और डबल ई, बस एक बीच में देना आई। ये स्पेलिंग बहुत बार पूछता कमिटी। ठीक, तो द कैबिनेट कमिटी, ये जो कैबिनेट कमिटी है, इकोनॉमिक अफेयर्स किसके लिए? इकोनॉमिक्स अफेयर्स के लिए। अच्छा, जब इकोनॉमिक्स अफेयर्स के लिए बोल रहे हैं तो हिंदी भी तो के लिए होना चाहिए, इकोनॉमिक्स अफेयर में नहीं, ये भी प्रीपोजिशन है, इसके बाद भी अगर कोई वर्ब आया तो वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। ये फॉर का मतलब होता है के लिए। टू क्या है? तो टू जो है वो डायरेक्शन के लिए बताता है, जैसे कोई फिक्स डायरेक्शन रहे, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट वहां बताया है कि मार्केट तक जा रहे हैं, तब टू लगा है। ठीक है, ऐसा आई एम गोइंग टू मुंबई, में मुंबई, तब मुंबई बता दिए डायरेक्शन कि मुंबई तक जाना है। अगर ओरी बोरी बोल देंगे हम खाली भटक रहे हैं, कोई जगह नहीं बताए, तो फिर टू लगेगा नहीं, गो लगेगा लेकिन टू नहीं लगेगा। ठीक, आगे एट, ये एट बड़ा अच्छा चीज है। एट जो है वो कहाँ लगता है? कोई प्लेस में, लेकिन कौन सा प्लेस? कोई छोटा प्लेस में। और इन जो ये है, ये कहाँ लगता है? प्लेस में लगता है, लेकिन ये बिग प्लेस में लगता है, बड़ा सा प्लेस में लगता है। ठीक है, ये सभी चीजें तो याद रखिएगा। एट, अराइव एट और अराइव इन में फर्क है। अराइव एट कोई जगह का नाम बोल रहे तो छोटा जगह होगा, अराइव इन बोल रहे कोई जगह होगा जो उससे बड़ा होगा, जो एट वाला लिखे। ठीक, आगे तो बचा क्या मेरे पास? 4, तो यहां हो जाएगा 4, यानी क्या है कि जो अनाज है, द कैबिनेट कमिटी, ये जो कैबिनेट कमिटी है फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, किसके लिए? इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए जो है, तो के लिए का मीनिंग आ गया। अब ये क्या करती है? इकोनॉमिक्स अफेयर फोर्स करती है द मिनिमम बफर स्टॉक। मिनिमम का मतलब होता है द मिनिमम बफर स्टॉक ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली का मतलब होता है, क्वार्टर मतलब नहीं होता 1/4 चौथा, तो उस बेसिस पर वो क्या करता है? प्राइस को फिक्स करती है ना। वो गाइड तो नहीं करेगा। बफर स्टॉक क्या करता है? वस्तुओं का दाम लगाता है, ऐसा समझते। तो बाजार का थोड़ा सा प्रणाली याद रखना होगा, रूल होगा नहीं, उसका रूल चलता नहीं। और फोर्सेस जोर कुंची देगा, तो यहां फिर हो जाएगा फिक्सेस। क्या हो जाएगा? फिक्सेस। तो आगे क्या होगा? फिक्सेस। तो इकोनॉमिक, अच्छा ये जो इकोनॉमिक वर्ड है, अगर हम इसमें एल जोड़ दिए, अगर हम इसमें एल जोड़ दिए तो इसका मतलब हो जाएगा कंजूस, इकोनॉमिकल, किफायती। ठीक है, तो एल लगने से कितना मीनिंग तो बदल गया ना। हाँ, तो ये मीनिंग क्या होता है? बदल जाता है। तो पहला का आंसर है रिजर्व, कैसे वो बता दिया। दूसरा का क्या? एंड। तीसरा का क्या? तीसरा का 4, तीसरा का आंसर 4, और चौथा का है फिक्सेस। तीसरा का कोई गलत बता दिया, ये मेंटेन डी नंबर है। अच्छा, छूट गया था तीसरा। ठीक है, फिर से बता दे। बफर स्टॉक रेफर्स टू, बफर स्टॉक रेफर करता है अ रिजर्व ऑफ कमोडिटी, मतलब आगे आने वाले वस्तु को जो है भविष्य में रखने के, उन लोगों के लिए संदर्भित करता है कि इज यूज टू ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएट्स, मतलब ऑफसेट मतलब जो बदलते रहता है प्राइस उसके। आगे एंड अनफोर्सिन इमरजेंसी, और जो अनफोर्सिन इमरजेंसी आएगा, जो कभी देखा नहीं, अगर इमरजेंसी ऐसा है तो वहां पर ये काम देने वाला है, ये रिजर्व जो रखेंगे बचा करके। बफर स्टॉक इज जनरली, बफर स्टॉक जनरली क्या करता है? उससे मेंटेन किया जाता है। किस चीज को मेंटेन किया जाता है? जो हमें जरूरत का सामान है उसको मेंटेन किया जाता है बफर स्टॉक में। तो फॉर इसेंशियल कमोडिटीज, जो जरूरी वाला कमोडिटीज है, उसके लिए हम लोग को क्या किया जाता है? वहां पर जनरली उसे ध्यान रखा जाता है, उसी को मेंटेन किया जाता है। एंड और
नेसेसिटीज और जो भी जरूरतें हैं, जैसे कि हम लोग का अनाज हो गया, पल्सेज हो गया, ये सब जरूरत होता है, ये सभी को रखा था। द कैबिनेट कमिटी, वहां जो कैबिनेट कमिटी होती है फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, किसके लिए? इकोनॉमिक अफेयर के लिए जो कमेटी बैठी है, किसके लिए? इकोनॉमिक अफेयर के लिए जो कमेटी बैठी है, उसके लिए वो क्या करती है? फिक्सेस द मिनिमम बफर स्टॉक, मतलब फिक्स करती है, मिनिमम बफर स्टॉक एक लगाती है, उसको फिक्स करती है क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, मतलब एक क्वार्टरली बेसिस पर उसे क्या कर देती है? क्वार्टरली का मतलब वही 4/4 ऐसा, तो क्वार्टरली बेसिस पर उसको बार बार निकाल के देते रहता है कि हो रहा है सही या नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये था पूरा क्लोजिंग पैसेज। ठीक, आप इसको बनाने से पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि हम क्या मतलब गलती किए हैं और क्या नहीं किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।